एक साल में पूरी साल तो सरकार कर्ज का रोना नहीं रोएगी। अब शिक्षा विभाग की 3-4 अचीवमेंट्स क्या हैं, जो अब उन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का क्या स्टेटस है? हाँ, ऐसी हमारी सरकार बनी थी, थोड़ा कुछ इस तरह के निर्णय भी हुए कि हमने सारा ही स्टोर कर दिया, लेकिन क्यों अफसरों के साथ आप लोगों की नहीं बन पा रही है? की बात है सभी तालमेल के क्योंकि साथ। इसमें तक ये दिया जा रहा था, विक्रमादित्य सिंह ने भी एक बार अफसरों को कहा था कि अफसर लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश ना करें। आपकी भी अपने सचिव से कुछ अनबन की खबरें आ रही थी। फिर जगत सिंह नेगी के विषय में भी ये कहा जा रहा था कि उनकी अफसरों के साथ बन नहीं रही है। ऐसे में क्या आप ये बात भी स्वीकार करते हैं कि सरकार ने अपने कार्यकाल के 10 महीनों में 11,100 करोड़ का लोन लिया है? आपदा ना आती तो हम 1500 करोड़ अतिरिक्त इस बार अपना हमारा रेवेन्यू बनना था, ये हमारा आपको नहीं लगता कि जिस तरह कांग्रेस ने अभी गारंटियां अपनी पूरी नहीं की है, उसका इम्पैक्ट भी आने वाले समय में होगा? और जो हमारे पर ये टिप्पणियां करते चलो जनता जनार्दन तो सर्वोपरि है, वो अपना भी मैं समझता हूँ अपना प्रमाण पत्र देख ले। जो एक साल में 1 लाख नौकरियां, एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए कि शिक्षा विभाग ने अभी तक एक साल के कार्यकाल में कितनी रिक्रूटमेंट्स युवाओं को दी गई? 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस की 1 साल की अचीवमेंट्स क्या रही, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि शिक्षा विभाग की क्या उपलब्धियां रही, और अगर कमी रही तो कहां रही। इस समय हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल, 1 साल का कार्यकाल कांग्रेस सरकार को पूरा होने वाला है। शिक्षा विभाग की बात करें तो आपको शिक्षा विभाग की 1 साल की अचीवमेंट्स क्या प्रमुख लगी? आप जानते हैं कि 2022 के अंत में हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, और जो हमें विरासत में मिला, चाहे शिक्षा विभाग की बात है, चाहे वित्तीय स्थिति की बात है, वो आपके सामने है। जहाँ तक तो वित्तीय स्थिति की बात आती है, लगभग कोई 76,000 करोड़ के आसपास का ऋण प्रदेश पे था। 5 वर्ष तक डबल इंजन के रोग को अलापते रहे, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ मैं समझता हूँ बातें हुई और धरातल पे कोई बात उतरी नहीं। अगर 5 वर्ष का अगर आप मूल्यांकन करेंगे, लगभग कोई 10,600 करोड़ के आसपास की आपकी देनदारियां हैं, जो आपने एरियर के रूप में, डीए के रूप में अपने रिटायर्ड पेंशनर्स को, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को देना है। साथ ही साथ हर व्यक्ति जो आपका हिमाचली है उस पर 1,02,000 का ऋण है। और ये सारे तथ्य वो है जो डिप्टी सीएम जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उनने विधानसभा के अंदर ये इन्फॉर्मेशन ले की थी। और इसी तरह से जो हमारे को, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, लचर प्रणाली हमारे को विरासत में मिली है। आपके मैं समझता हूँ रिकॉर्ड तो संस्थान खोलेंगे, और सोच यही थी किस तरह से पॉलिटिकल फ़ायदा मिले, वो भी नहीं मिला। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ रिक्रूटमेंट नाम मात्र रही। मैं छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखूँगा। 134 हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और 134 में से 105 ऐसे कॉलेजेस थे बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो विदाउट रेगुलर प्रिंसिपल्स थे। जिस संस्थान का मुखिया नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि उस संस्थान की क्या दशा होगी। आपकी 134 में से 105 का मैंने आपके सामने आंकड़ा रख दिया, और आज प्रसन्नता होती है कि 105 में से 83 जगह हमारे रेगुलर प्रिंसिपल जा चुके हैं। जिस सरकार से डीपीसी और प्रमोशन नहीं हो पाए तो उससे रिक्रूटमेंट कहाँ से होनी थी। आपकी जो हमीरपुर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अंतिम चुनाव के अंतिम वर्ष में आपने रिक्रूटमेंट प्रारंभ की, उसमें भी पेपर लीक के उदाहरण आपके समक्ष आए। हर तरह से एक लचर प्रणाली हमारे को मिली। कोई 12,000 से अधिक आपके शिक्षा विभाग में ही आपके पद रिक्त थे। जो रिपोर्टें आई, जो आपकी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, उसमें हम 21वें या 22वें जो टोटल वहाँ स्टेट्स जिनका मूल्यांकन किया गया था, 18वें नंबर पे हम पहुँच चुके। शिक्षा विभाग का मैं उदाहरण आपके समक्ष रखूँ, और एक समय था 80-90 के दशक तक हम काफ़ी, मैं समझता हूँ, टॉप 5 स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश को गिना जाता था। और ये स्थिति आपकी अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, खाली आपको संस्थान मिले, जगह जगह नोटिफिकेशन, कागज़ की नोटिफिकेशन करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर स्टाफ उपलब्ध। तो इस तरह का मैं समझता हूँ हमारे को, चाहे वित्तीय स्थिति हो, चाहे हमारी अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, शिक्षा विभाग का मैंने उदाहरण आपके समक्ष रखा। सर, सवाल मेरा अचीवमेंट से था कि आपने पूर्व की सरकार को कहा कि आर्थिक लचर व्यवस्था पूर्व की सरकार ने वर्तमान सरकार पर छोड़ी है, लेकिन 1 साल में पूरी साल तो सरकार कर्ज का रोना नहीं रोएगी। अब शिक्षा विभाग की 3-4 अचीवमेंट्स क्या हैं जो आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे? मैडम, इसमें एक तो मैंने बीच में अपनी अचीवमेंट भी आपके समक्ष रख ली थी, जो मैंने आपकी कॉलेजेस से संबंधित बात रखी। और जो 1 वर्ष था, इस 1 वर्ष में भी जो 3-4 महीने रहे,
वो प्रदेश के लिए कितना त्राहिमाम रहा। आपदा के रूप में इस तरह से हिमाचल प्रदेश को इन बातों से गुजरना पड़ा जिसका कहीं इतिहास में वर्णन नहीं, और केंद्र से हमारे को कितनी मदद मिली आपके समक्ष है सारी बातें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने अचीवमेंट्स की बात की है तो उसके भी कुछ मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। जैसे मैंने पहले कहा, क्वालिटी और जॉब बेस्ड एजुकेशन ये हमारी सरकार का फोकस, हमारा मूल मंत्र रहा है, और इसी सोच के साथ हम क्वालिटी की तरफ आगे जा रहे हैं। आपके बहुत से ऐसे स्कूल्स थे जहाँ पर ज़ीरो इनरोलमेंट थी, लगभग कोई 600 से अधिक आपके प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स थे जहाँ पर आपकी ज़ीरो इनरोलमेंट के बावजूद भी आपकी कोई सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर टीचर्स उपलब्ध थे। जब हम 2022 के अंत में सत्ता में आए, प्रदेश में विदाउट टीचर स्कूल जहाँ पर एक भी टीचर नहीं था 455 स्कूल थे। वर्तमान में वो संख्या कम होकर 100 से कम रह चुकी है। इसी तरह से कोई 3145 आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, इसकी संख्या भी लगभग कोई 3000 से कम हो चुकी है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा 12000 पोस्टें खाली थी, हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस प्रारंभ कर दिया और लगभग इसी अवधि के दौरान जो अब तक रिक्रूटमेंट हो चुकी है 3000 पद हमने भर दिए हैं। और इसके अलावा लगभग कोई 5300 पोस्टों की हमने एक ही कैबिनेट मीटिंग में एक ही गो में अप्रूवल लेना, ये भी हिमाचल के इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का समस्त अपने कैबिनेट कोलीग्स का धन्यवादी उभारी हूँ। और जो 5300 पोस्टों की हमारे को स्वीकृति मिली, सैंक्शन मिली, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इसके अलावा 585 सीट पोस्टें हमने अपने पीजीटी स्कूल कैडर के लिए भी सैंक्शन करवाई, जिसकी प्रक्रिया भी कमीशन में हमारे प्रारंभ हो चुकी है। 30 नवंबर तक आपके जो आवेदन हैं वो मांगे जा चुके हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स अपने आवेदन देंगे और उसके बाद उसकी छटनी के तुरंत बाद हमारी ये प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। साथ ही साथ क्वालिटी हमारी बढ़े, उस सोच के साथ हम आने वाले समय में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, जो हमारे कुछ टीचर्स बाहर भी जाएंगे उसमें हम उन टीचर्स को भेजेंगे जो आपके वेल परफॉर्मिंग टीचर जिन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए होंगे। साथ ही साथ जो हमारे स्टेट अवार्ड्स मिले उसमें भी आमतौर पे आप देखेंगे, अगर अतीत में देखेंगे कि जो भी शिक्षा मंत्री बड़ा वो आपके जो रिवार्ड थे उसी अधिकतर वो रिवार्ड उस जिले में या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे। तो ये पहला उदाहरण होगा जहां हमने मेरिट को या जो आपके पैरामीटर्स है उसके अनुसार उसको मैं समझता हूँ हमने आगे रखा है और हम क्वालिटी की तरफ जाएंगे। और आने वाले समय में जैसे बात पहले भी चली थी कि एकेडमिक सेशन के दौरान आपके ट्रांसफर्स ना हो, ये भी हम सरकार विभाग गंभीरता से इस बात को विचार कर रहा है। बहुत ही एक्सट्रीम कोई कंडीशन होगी तब ये मैं समझता हूँ इस पर विचार किया जा सकता है। इंग्लिश मीडियम हम प्रारंभ करें अपनी फर्स्ट क्लास से, ये भी सरकार की पहल है। विशेषकर जैसे हमारे मैथ्स और साइंस जो सब्जेक्ट्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इनको इंग्लिश के साथ जोड़ें ताकि आने वाले समय में वो भी हमारे जो सरकारी स्कूल से बच्चे निकलते हैं वो हर तरह से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहे। आपने सत्ता में आने से पहले, मेरा अर्थ है कि आपकी सरकार ने सत्ता में आने से पहले भी हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की बात की थी। सत्ता में आने के बाद भी कांग्रेस ने ये बात कही, तो अब उन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का क्या स्टेटस है? हाँ, ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की भी एक हमारी सोच थी और वर्तमान में भी हम इस ओर प्रयास कर रहे हैं। जहाँ हमारी पहली सोच थी कि हम हर विधानसभा हलके में इस तरह का स्कूल आने वाले 5 वर्षों में लाएंगे और ये नया संस्थान होगा जहाँ कम से कम 50 बीघास ऑफ लैंड होगी। इस सोच के साथ हमने ये शुरू में ये अपना कार्य प्रारंभ किया था। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे अटल विद्यालय जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हुई और पूरे मैं समझता हूँ इस कार्यकाल के दौरान सिर्फ अटल विद्यालय बना तो अब तक कंप्लीट तो एक भी नहीं इन 3 में से भी, लेकिन फिर भी चलो कुछ जो दिखता है 3 जगह है, एक हमारे ऊना ज़िले में है और 2 हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। हम इन स्कूलों की भी जो अनुभव है वो मैं समझता हूँ कटु अनुभव है वो यहाँ ना फॉलो हो। हमारे जो जनता जनार्दन का पैसा है, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा, उसका सदुपयोग हो। पहले हम ये देखेंगे कि वहाँ पे इनरोलमेंट जो फीडिंग एरिया है वो माकूल हो, 800 से 1000 बच्चे हमारे को चाहिए है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जो आपदा के दौरान हमें कई बातें हमें प्रकृति ने सिखाई है, कुछ ऐसी लैंड्स भी आइडेंटिफाई हो गई थी जो आपकी फ्लड प्रोन थी, उनको भी इससे बाहर किया जाएगा। आपकी लैंड टाइटल क्लियर हो, FCFRA उपलब्ध हो। जल्दबाजी में कुछ शुरू में जैसे हमारी सरकार बनी थी थोड़ा कुछ इस तरह के निर्णय भी हुए कि हमने सारा ही इस ओर कर दिया, लेकिन अभी हमारे पास समय है
और साथ ही साथ आपकी जो साइट डेवलपमेंट है उसमें कम पैसा लगे। कई आपके ऐसे निर्माण हुए हैं। अब मैं अगर इसके उदाहरण आपके समक्ष रखूं अटल विद्यालय का, जब ये बिल्डिंग्स आपकी तीनों कंप्लीट होगी, लगभग कोई 200 करोड़ के आसपास इसमें पैसा लगना है। कोई 80-90-100 करोड़ तो लग चुका है और अभी पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट होगी बिल्डिंग्स, तो लगभग इतना पैसा और लगना है। तो पहले ही आपका फाइनेंशियल क्रंच है और ऊपर से जैसे धर्मपुर का एग्जांपल आपके सामने है कि जितना उसके विसिनिटी में एरिया है उसमें 180 बच्चे टोटल आ रहे 10 किलोमीटर के अंदर। तो जब बच्चे और स्कूल अगर खुल रहे हैं तो बच्चों के लिए खुल रहे, स्टूडेंट्स के लिए खुल रहे हैं। जब बच्चे नहीं होंगे तब तो चाहे आप 100 करोड़ की बनाओ, 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनाओ, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जो इन सब बातों के अनुभव है, चाहे वो अटल विद्यालय की बात हो, चाहे ये आपदा के दौरान जो हमने बातें देखी है, बहुत से हमारे नुकसान हुआ, जो हमने ऐसे एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन कर दी है जहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। तो इन सभी अनुभवों को देखते हुए मैं समझता हूँ, सोच समझ के मैं समझता हूँ हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जहाँ पर एग्जिस्टिंग हमारे स्कूल या संस्थान है, जहाँ पर हमारे पास लैंड अवेलेबल है, उसको फर्दर डेवलप करने के लिए, जहाँ पर हमारे पास अच्छी इनरोलमेंट है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको भी हम मैं समझता हूँ फेज मैनर में इसी श्रेणी में लाने का विचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट में जब आई भी थी कांग्रेस गवर्नमेंट, तो एक बात गारंटीज की भी हुई थी कि गारंटीज को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ये शब्द हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के थे। लेकिन सवाल अब मेरा ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर भी है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के विषय में अमूमन पूरे हिमाचल प्रदेश में चर्चा होती है कि सबसे ज़्यादा काम तो ट्रांसफ़र्स का ही होता है और उसी में मंत्री उलझे रहते हैं। आपने ट्रांसफ़र, जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र थी, उसमें 30 किलोमीटर का एक दायरा भी फिक्स कर दिया था। इसके अलावा क्या कभी हिमाचल प्रदेश के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने की भी सोच है आपकी? एक जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये भी एक मैं अपनी अचीवमेंट ही मानता हूँ सरकार की, विभाग की। आमतौर पे एक तरह का मैं समझता हूँ नेक्सस बन जाता था। 30 किलोमीटर के अंदर ही अपनी एडजस्टमेंट आमतौर पे की जाती थी, विशेषकर जो हमारे शहरी क्षेत्र है, चाहे स्टेट कैपिटल की बात है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात है। तो इस बात से ऊपर उठकर अब हमने ये किया कि अगर 30 किलोमीटर के अंदर ही आपकी, हालांकि पहले वो ट्रीट नहीं की जाती थी ट्रांसफ़र, अगर वो 30 किलोमीटर के अंदर आप अपनी एडजस्टमेंट कराते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र। और उससे मैं समझता हूँ जो इस तरह का नेक्सस था उसको तोड़ने में काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ ये अच्छी पहल रहेगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले कहा कि एकेडमिक सेशन के दौरान आपकी ट्रांसफ़र्स ना हो, और अगर तो ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू हो जाए, नथिंग लाइक इट। मैं तो इसके लिए हमेशा पॉजिटिवली मैं समझता हूँ, सोच रखता हूँ। लेकिन वही बात है कि अब मैं भी सिस्टम का पार्ट हूँ और इसमें एक सहमति विद इन पार्टी भी, और साथ ही साथ हमारे जो अन्य हमारे विधानसभा के सदस्य हैं उनकी सहमति भी जरूरी है, तभी ये बातें लागू हो पाएगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 1 साल के विषय में सियासी गलियारों में एक चर्चा और हो रही है कि मंत्रियों की अपने अफसरों के साथ कुछ बन नहीं रही है, तालमेल अफसरों के साथ कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है। इसका साक्षात उदाहरण भी आपके समक्ष भी था, सचिव को ही ट्रांसफ़र करना पड़ा। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अफसरों की अनबन का क्या कारण है? क्यों अफसरों के साथ आप लोगों की नहीं बन पा रही है? मैं कुछ तो हमारे मीडिया के बंधु, हमारे मीडिया के साथी भी मिर्च डाल देते हैं उस समय, पर ऐसा कुछ नहीं था। और चलो, ट्रांसफ़र एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है। और पहले वाले हमारे सचिव साहब के पास और भी काफ़ी कार्यभार थे, और जो वर्तमान में हमारे सचिव है वो तो बेसिकली मैं समझता हूँ काफ़ी इसमें सोच के साथ आगे कार्य कर रहे हैं, और ऐसी कोई भी विवाद वाली बात नहीं, सभी तालमेल के साथ। क्योंकि इसमें तर्क ये दिया जा रहा था, विक्रमादित्य सिंह ने भी एक बार अफसरों को कहा था कि अफसर लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश ना करें। आपकी भी अपने सचिव से कुछ अनबन की खबरें आ रही थी। फिर जगत सिंह नेगी के विषय में भी ये कहा जा रहा था कि उनकी अफसरों के साथ बन नहीं रही है। तभी ये सवाल आया कि शायद अफसरों के साथ तालमेल में कमी है। मैंने कभी भी ये लक्ष्मण रेखा वाली बात, चलो विक्रमादित्य जी ने कही होगी, पर मैंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की। बाकी अब उनकी ट्रांसफ़र सीएम साहब का प्रेरोगेटिव है, और मेरे को पहले वाले सचिव के साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, और वर्तमान के सचिव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी कुछ बातें तो आप समझते हैं गलियारों में चलती रहती, तभी हमारी खबरें चलेगी, तभी हमारी आगे की बातें होगी। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार, पूरे हमारे जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी वैसे बड़े लिमिटेड हैं प्रदेश में,
सभी माननीय मुख्यमंत्री मंत्री सभी हम तालमेल के साथ ये कार्य हो रहा है और उसके परिणाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने जब ये बातचीत शुरू हुई थी, आपने हिमाचल प्रदेश की बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में क्या आप ये बात भी स्वीकार करते हैं कि सरकार ने अपने कार्यकाल के 10 महीनों में 11,100 करोड़ का लोन लिया है? अगर ये आंकड़े सही नहीं है तो सही आंकड़े सरकार की तरफ से क्या है? ये जहाँ तक आपने आंकड़ों की बात, एग्जैक्ट मुझे फिगर्स का पता नहीं है, लेकिन जो हमने लोन लिया है प्रदेश के हित में लिया है। और जैसे उदाहरण के तौर पे जो 31 मार्च से पहले हमारे को लोन लेना पड़ा था तो अंडरस्टूड था कि सारी लाइबिलिटी वही थी, तो जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान की थी। लगभग 80-90 करोड़ तो आपको याद होगा जब वो इन्होंने एक अलग से कार्यक्रम चलाया था विधानसभा क्षेत्र में, उसकी अभी तक पेमेंटें रही हुई है। बसेस को HRTC का पूरा बेड़ा उसमें लगा दिया अमृत महोत्सव के नाम पे। उद्देश्य सिर्फ यही था कि किस तरह से हम सरकार रिपीट करें, और जो भी मैं समझता हूँ हमने लोन लिया है वो तो हर प्रदेश सरकार लेती है, वो प्रदेश के हित में जनता के कल्याण के लिया है। कोई भी इस तरह का अनप्रोडक्टिव, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो एक हमारा जो अमृत महोत्सव का, इस तरह का कोई भी मैं समझता हूँ कार्य नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ वो आपके सामने है, और इसके विपरीत जो हमारे को मैं समझता हूँ 3.5% के आसपास GDP के आधार पर जो आपको मैं समझता हूँ लोन मिलता था उसमें भी कटौती कर दी। जो आपका GST की कंपनसेशन हमारे को पैसा मिलता था उसमें भी पिछले वर्ष से कटौती हो गई है। इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी हमारी वर्तमान की केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार में कटौती हर तरह से मैं समझता हूँ कि नकारात्मक रुख के साथ केंद्र सरकार कार्य कर रही है। और पिछली सरकार ने जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं किया था उसमें हमने बहुत ही मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे CM साहब की भी आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, आपने ये तो बता दिया कि ये इतने लोन लिया है, लेकिन हमने अपने अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन में कितना अतिरिक्त मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूट हमारे खुद प्रदेश करे, ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रही। जैसा CM साहब ने कहा है कि अगर ये आपदा ना आती तो हम 1500 करोड़ अतिरिक्त इस बार अपना हमारा रेवेन्यू बनना था। ये हमारा प्रथम वर्ष है और इस आपदा के कारण उसमें कुछ लगभग 400 करोड़ की नुकसान हुआ है। 1100 करोड़ हम अतिरिक्त इस दफ़ा अपना रेवेन्यू अर्जित करेंगे, चाहे उसमें वाटर सेस के रूप में बात हुई। सभी मैं समझता हूँ इसके रिजल्ट्स आपको आज नहीं लेकिन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना है कि आने वाले 10 वर्षों में सबसे समृद्ध, सबसे खुशहाल और इस कर्ज के चक्कर से प्रदेश बाहर निकले, हिमाचल प्रदेश बाहर निकले, वो साकार होगा। लिकर का ही देख लीजिए आप, लिकर में ही लगभग कोई 530 करोड़ का अतिरिक्त हमारे को राजस्व मिलेगा। करने को तो हम भी 10% की बढ़ोतरी के साथ अपनी एक्साइज पॉलिसी को बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने प्रदेश का हित देखा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन नीड ऑफ द आवर है, नहीं तो हम इस चक्कर में फंसते जाएंगे। आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात की। अब आने वाले कुछ समय में लोकसभा चुनाव भी हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में होंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह कांग्रेस ने अभी गारंटियां अपनी पूरी नहीं की है उसका इम्पैक्ट भी आने वाले समय में होगा? आपने कहा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हमने एक्साइज पॉलिसी में भी बदलाव किया है, हमने ठेकों की ऑक्शन करवाई है, लेकिन ये भी बात सच है कि वही जो ठेके से जुड़े अधिकारी हैं और जो व्यक्ति हैं वो भी सरकार के समक्ष ये कह रहे थे कि हमें घाटा हो रहा है। दूसरा वाटर सेस का मसला है, वो भी मसला कोर्ट में चल रहा है और कुछ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं कि हम वाटर सेस नहीं देंगे। SJVN जैसी कंपनियां विरोध कर रही हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनावों की राह कांग्रेस के लिए कठिन होने वाली है? जहाँ तक आपने गारंटीज की बात की है, जो जनादेश हमारे को मिला है 5 वर्ष के लिए मिला है, और जो हमारे पर ये टिप्पणियां करते, चलो जनता जनार्दन तो सर्वोपरि है, वो अपना भी मैं समझता हूँ अपना प्रमाण पत्र देख ले। जो 14-19 पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, जिसको स्वयं उनके गृह मंत्री ने जुमला कहा था, तो ये सब बातें भी जनता जनार्दन देख रही है। हम सिंसियरली चाह रहे हैं कि जो हमने कमिट किया है कि चरणबद्ध तरीके से उसको लागू करें। अभी तो मात्र मैं समझता हूँ 1 वर्ष भी हमारा मुकम्मल नहीं हुआ है। जिनके 10 वर्ष हो चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख देंगे, और इस तरह की कई मैं समझता हूँ अनेकों घोषणाएं की थी। हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर, सेब से संबंधित इंपोर्ट ड्यूटी को 3 गुना बढ़ाने की बात की थी। सभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, रैलीज में, अपने संकल्प पत्र में सारी बातें आई हुई है। तो इनकी कथनी और करनी जनता के समक्ष है। हमारे को मात्र अभी 1 वर्ष के आसपास का कार्यकाल रहा और हमारे को बड़ी मैं समझता हूँ वित्तीय स्थिति जो मिली है बहुत गंभीर मिली, ऊपर से आपदा उससे अति गंभीर मिली, और उसके बावजूद भी सरकार
मैं समझता हूँ, चाहे वो आपने ये हमारी जो गारंटी थी हमारी महिलाओं को 1500 देने की, हम लाहौल स्पीति से प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि सबसे छोटा ज़िला है, लेकिन हमने अपने एक सिंबॉलिक जो हमने 5 वर्ष में अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना है उस यात्रा की शुरुआत कर दी। ओपीएस हमने लागू कर दिया। हालांकि केंद्र की सरकार ने जो हमारा शेयर था एम्प्लॉयज़ का, कोई 900 से 1000 करोड़ के आसपास, वो वापस नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अपने स्रोतों से, अपने संसाधनों से हम ओपीएस दे रहे हैं। इस आपदा के दौरान जनता जनार्दन की जो रिलीफ मैनुअल में एक स्पेशल, मैं समझता हूँ, पैकेज मुख्यमंत्री ने लाया, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। इन गंभीर परिस्थितियों के बावजूद भी जनता जनार्दन के और हमारे प्रदेश का विकास ना रुके, उसके लिए हम कृत संकल्प हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा था और कांग्रेस हाईकमान ने भी ये कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां। एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए कि शिक्षा विभाग में अभी तक 1 साल के कार्यकाल में कितनी रिक्रूटमेंट्स युवाओं को दी गई है? 1 साल हमारा 31 मार्च को पूरा होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा है, जो हमने स्वीकृतियाँ ली है, 5300 पोस्टें हमने अपने कैबिनेट से उसकी स्वीकृति ले ली है। इसके अलावा लगभग कोई 585 पोस्टें हमारी पीजीटी जो स्कूल कैडर के लेक्चरर्स है उसकी सैंक्शन भी ले ली है। इसके अलावा जिसमें 3-3.5 हज़ार का आंकड़ा दिया, कोई 10-15 हज़ार के आसपास हमारी जो नियुक्तियां होगी इस एक वित्तीय वर्ष के अंदर होगी। और इसी तरह से अन्य विभाग, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे हमारे जल शक्ति विभाग में 4,500 लोग हमने रखने हैं। आपके फॉरेस्ट गार्ड के रूप में जो हमारे, मैं समझता हूँ, एक राखा के कॉन्सेप्ट में जो लोग रखने हैं, तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक, और इस सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र का अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी हद तक इस आंकड़े के आसपास हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक पहुंच जाएंगे। एक अंतिम सवाल, प्रतिभा सिंह कह चुकी हैं कि प्रत्याशियों के नाम जल्द से जल्द घोषित होने चाहिए लोकसभा चुनावों के लिए, ताकि तैयारियां कांग्रेस सही से प्रदेश में कर पाए। सीनियर मंत्री चंद्र कुमार ने भी इसका समर्थन किया, जगत नेगी ने भी इसका समर्थन किया। मैं अब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? आप जानते हैं कि अब कैंडिडेट डिक्लेयर करना ये आलाकमान के परव्यू की बात है, और आमतौर पे मैं समझता हूँ सारी बातों को सोच समझ कर ही हाईकमांड ये निर्णय लेता है। होना तो चाहिए जैसा आप बता रहे, पर अल्टीमेटली इसमें ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि हम ये बोले कि अब टिकट्स को इमीडिएटली डिक्लेयर किया जाए, और जैसे अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन होगी उसके बाद मैं समझता हूँ हमारी सारी प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और ये केंद्र के आलाकमान के अधिकार क्षेत्र में किसके बारे में टिप्पणी करें। हमारे साथ आज हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर थे। हमने सरकार का 1 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में किस तरह कर रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, क्या सरकार अपने जो वादे हैं उन पर खरी उतर पाई है या फिर नहीं, इन सभी मुद्दों पर बात की। तो फिलहाल आपका कांग्रेस सरकार का 1 साल हिमाचल प्रदेश में आप किस तरह देखते हैं, आप हमें जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।